नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एस.वी. चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 12th गुजराती सेकंड लैंग्वेज उसका जो चैप्टर नंबर 10 है जड़ नगरी वेनिस, उसका दूसरा पार्ट आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे जड़ नगरी वेनिस का दूसरा पार्ट। સ્થળ અને જળમાર્ગોની જેટલી રોચકતા છે તેટલી જ રોચકતા વેનિસના સ્થાપત્યની છે। આખું વેનિસ સ્થાપત્ય કલાના અત્યંત સુંદર અને અદ્ભુત નમૂનાથી ભરપૂર છે। એક જુઓ અને એક ભૂલો, એટલે જ રસ્કિન જેવા સ્થાપત્ય કલાના ચાહક નિષ્ણાતે ત્યાં વર્ષો ગાળીને વેનિસની આ કળા પર અભ્યાસપૂર્ણ ગ્રંથ લખ્યો છે। આપણે રસ્કિનને અન ટુ ધી લાસ્ટથી વધારે ઓળખીએ છીએ। યુરોપ એને સ્થાપત્ય કલાના સ્વામી તરીકે વિશેષ ઓળખે છે। જગતને ભૂલી ગયો હોય તેમ રસ્કિને વર્ષો સુધી વેનિસની સ્થાપત્ય કલા પાછળ ગાળેલા, તેથી વેનિસ તેની પ્રિયતમા છે તેમ મજાક થતી। પણ રસ્કિન જ નહીં, અનેક સાહિત્ય સ્વામીઓ વેનિસના ચાહક હતા અને અનેક સાહિત્ય કૃતિઓ વેનિસમાં લખાઈ છે તેમ यूरोप कहे छे। यानी यहाँ पर लेखिका बताती है कि ये जो वेनिस की जो स्थान है और जो जल मार्ग है, रोचकता जितनी है उतनी ही रोचकता वेनिस की स्थापत्य की है। कहते हैं कि पूरा वेनिस स्थापत्य कला का अत्यंत सुंदर और अद्भुत नमूना है। एक देखो और एक भूलो। और इसीलिए कहते हैं कि रस्किन जैसा जो स्थापत्य कला का जो चाहक था, जो निष्णात था, उसने कई सालों तक इस वेनिस की कला पर अभ्यासपूर्ण ग्रंथ लिखे थे। कहते हैं कि हम सिर्फ रस्किन को अन टू दिस लास्ट के उसने जो किताब लिखी थी इसीलिए उसे हम पहचानते हैं। कहते हैं कि यूरोप उसे स्थापत्य कला के स्वामी के रूप में पहचानता है। जैसे कि पूरी दुनिया को वो भूल गया हो, वैसे रस्किन ने कई साल इस वेनिस की स्थापत्य कला के पीछे बिताए थे और इसीलिए कहते हैं कि लोग उसकी मजाक करते थे कि भाई वेनिस जो है वो उसकी प्रियतमा है। लेकिन रस्किन ही नहीं, अनेक साहित्य स्वामी के जो थे वो वेनिस के चाहक थे और अनेक साहित्य कृतियाँ इस वेनिस के अंदर लिखी गई है, ऐसा यूरोप के लोग कहते हैं। इटालियन भाषा में चौक ने पियाज्जा कहे छे। वेनिसनो सुप्रसिद्ध चौक सान मार्को पियाज्जा तरीके ओळखाय छे। अंग्रेजी में सान मार्को स्क्वेर कहे छे। ग्रांड केनालना बंधेला ओवाराथी थोड़ा अंदरना भाग में आ सुंदर पियाज्जा छे। आखो चौक मोटी सफेद लादीथी जड़ेलो छे। फरता सरस बांधणीना मकानों, ज्यां दुकानों, रेस्टोरंट, बहार रंगबेरंगी खुर्सी टेबलनी जमावट, संगीतनी महफिल जामी होय अने लोको चा, कॉफी, नास्तो, आइसक्रीमनी लिज्जत माणता होय। जो कि चा अहीं सारी न मळे। चा इंग्लेंडनी, कॉफी यूरोपनी अने आइसक्रीम इटली अने स्विट्जरलैंडना। तेमां इटलीना आइसक्रीमनी तोले कोई न आवे। स्विट्जरलैंड मशहूर चॉकलेट माटे। यानी यहाँ पर लेखिका बताती है कि इटालियन भाषा में चौक को पियाज्जा भी कहते हैं। वेनिस का सुप्रसिद्ध चौक सान मार्को पियाज्जा के नाम से पहचाना जाता है। इंग्लिश में उसे सान मार्को स्क्वायर कहते हैं। ग्रांड कैनाल के बंधे हुए ओवारा से थोड़े अंदर की तरफ ये सुंदर पियाज्जा है। पूरा जो चौक है, मैदान है, बड़ी सफ़ेद लादी से वो जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि उसकी चारों तरफ सुंदर मकान बंधे हुए हैं और जहाँ पर दुकान और रेस्टोरेंट की बाहर रंग बिरंगी कुर्सी और टेबल डाले हुए हैं और साथ में संगीत की महफिल जो है वो वहाँ जमी हुई है। लोग वहाँ पर चा, कॉफ़ी और नाश्ता और आइसक्रीम की लिज्जत उठाने के लिए आते हैं। लेकिन कहते हैं यहाँ की जो चाय है वो बहुत अच्छी नहीं होती।
चाय तो इंग्लैंड की, कॉफ़ी यूरोप की, और आइसक्रीम है वो इटली और स्विट्ज़रलैंड के। और उसमें भी इटली का जो आइसक्रीम है उसकी तुलना में और किसी की आइसक्रीम नहीं आती। यानी सबसे फेमस जो आइसक्रीम है वो है इटली की, और स्विट्ज़रलैंड मशहूर है चॉकलेट के लिए। ચોકમાં વચ્ચે એક ઊંચો સ્તંભ છે, એની આસપાસ પુષ્કળ કબૂતરો આવે છે. બાળકોનું મોટું આકર્ષણ આ ચણ નાખે, કબૂતરો નિર્ભયપણે આવે, ચણે હાથમાંથી પણ ચણે, ખભે બેસે. યુરોપમાં પંખીઓ બહુ ઓછા જોવા મળે. મારી ભાભી કહે કે આખો દાડો વેંગ વેંગ કરીને પંખીઓનો કચ્ચરધાણ વાળી નાખ્યો છે. માંસાહારી પ્રજા અને બંદૂક સુલભ એટલે પક્ષીહીન પ્રદેશમાં આ કબૂતરોની વિપુલતા સૌને મનોહર લાગે. સામે જ છે સાન માર્કોનું ભવ્ય દેવળ. આગલો ભાગ સુંદર શિલ્પ અને કોતરણીથી સજાવેલો છે. હમણાં દોડશે તેવા સજીવ લાગતા 4 ઘોડાઓ સૌને સત્કારતા ઊભા છે. મધ્યમાં 4 અર્ધગોળાકારમાં સરસ મોઝેઇક ચિત્રો છે, જે સૂર્યપ્રકાશમાં તેના સોનેરી રંગને લીધે દેદીપ્યમાન લાગે છે. અંદર તો આશ્ચર્યમુગ્ધ થઈ જઈએ છીએ. આખી ઉપલી છતથી અડધી દિવાલ સોનેરી મોઝેઇકથી જડી છે, અને વચ્ચે વચ્ચે પુષ્કળ ભાવવાહી ચિત્રો મોઝેઇકમાં જ ઉપસાવેલા છે. અદ્ભુત કલામંડિત આ છત કલાકો સુધી જોઈએ તો પણ જોવાઈ ન રહે તેટલી વિશાળ અને આકર્ષક છે. સરસ મીનાકારી ઘરેણાં સમી આ છત શોભે છે. સાન માર્કોની બાજુમાં એક મકાન ઉપર મોટો તોતિંગ ઘંટ છે. પડખે 2 માનવ આકૃતિ છે, જેને મૂર કહે છે. આ બંને મૂર દરેક કલાકે ઘંટારવ કરે છે. બરાબર 7ને ટકોરે અમે તેમને 7 ટકોરા હથોડા વડે પાડતા જોયા. બહાર નીકળ્યા કે એક ભારતીય કુટુંબ દેખાયું, રાજી થઈ ગયા. તેમણે પણ રાજી થઈને હાથ મિલાવ્યા. કેરળના હતા. ગંડોલામાં દૂરથી એક ગુજરાતી કુટુંબે હાથ હલાવ્યા. કેમ છો? ફરવા આવ્યા? ભારતથી? તમે? ઘણી વખતે માતૃભાષાના આ શબ્દોની આપલે સાંભળી કેવો હર્ષ થયો તે શું કહેવું. પિયરનું કૂતરું મળે તોય રાજી થઈ જાય તે કહેવત सांभरी गई. यहाँ पर लेखिका बताती है कि चौक के बीच में एक सबसे बड़ा ऊंचा स्तंभ है. उसके आसपास बहुत सारे जो कबूतर हैं वो वहाँ पर आते हैं. कहते हैं बच्चों का ये सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है. लोग उसको दाना डालते हैं और वहाँ पर जो कबूतर है वो निर्भय रूप से वहाँ दाने खाने के लिए आते हैं. कई बार उनके हाथों में से भी दाने खाते हैं, उनके कंधों पर बैठते हैं. कहते हैं कि वैसे भी यूरोप के अंदर पंछी जो है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं. लेखिका यहाँ बताती है कि उसकी जो भाभी है वो कहती है कि पूरा दिन वो लोग गोलियाँ चलाकर कहते हैं कि पंखियों को मार डालते हैं, क्योंकि वहाँ की जो प्रजा है वो मांसाहारी प्रजा है और वहाँ बंदूक जो है वो आसानी से मिल जाती है. इसीलिए इस प्रकार पक्षीहीन प्रदेश में ये जो कबूतर की जो तादाद है वो सबको मनोहर लग रही है. सामने ही सान मार्को का एक बड़ा देवल है, यानी कि चर्च है. उसके आगे अगला जो भाग है वो सुंदर शिल्प और कला कारीगरी से उसे सजाया हुआ है. अभी ही यानी दौड़ेंगे ऐसे जिंदा लगते हुए 4 जो घोड़े हैं वो सबको ऐसे स्वागत करते हुए खड़े हुए हैं. बीच में 4 अर्धगोलाकार सरस यानी कि सुंदर मोज़ेक चित्र है, जो सूर्य प्रकाश में अपने सोनेरी रंग के लिए शोभायमान लगते हैं. अंदर तो आश्चर्य मुग्ध हो जाए, यानी हम बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाए ऐसा लगता है. कहते कि उसकी अंदर की जो ऊपर वाली जो छत है उसकी आधी दीवार सुनहरे मोज़ेक जो मोज़ेक यानी वहाँ की एक शैली है, कहते हैं कि उससे यानी बनाई हुई है. और बीच बीच में कई ज़्यादा
ऐसे भाववाही चित्र मोज़ेक में ऐसे बनाए हुए हैं। इस प्रकार अद्भुत कला मंडित ये जो छत है, कई घंटों तक हम देखें तो भी हम उसको देख न पाए, इतने बड़े और आकर्षक हैं। कहते हैं कि उसकी जो मीनाकारी है वो गहनों की तरह, ये छत भी बहुत सुंदर सुशोभित दिख रही थी। सान मार्को की दूसरी तरफ एक मकान पर एक सबसे बड़ा घंटा है। कहते हैं कि उसके दोनों तरफ मानव आकृति यानी कि मूर्तियाँ रखी हुई, जिसे मोर कहते हैं। ये दोनों मोर हर घंटे पर कहते हैं कि घंटी बजाते हैं। कहते हैं कि बराबर यानी 7 बजे यानी कंप्लीट 7 बजे जब हमने देखा तो वहाँ पर 7 बार कहते कि वो घंटी बजी थी। जब हम बाहर निकले तो एक भारतीय कुटुंब यानी कि फैमिली दिखी। हम लोग उसे देखकर राज़ी हो गए, खुश हो गए। वो भी हमें देखकर खुश हो गए, हमारे साथ हाथ मिलाया। कहते हैं कि वो जो फैमिली थी वो केरल की थी और गंडोला में से दूर से हमें एक गुजराती कुटुंब ने हाथ हिलाया। हमें पूछा कि भाई कैसे हो, यहाँ घूमने आए हो, भारत से आए हो आप? तो कहते कि बहुत समय के बाद जब कोई मातृभाषा में इस प्रकार शब्दों की आपले करता है तो उसे सुनकर हम कितने खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि उतने खुश हो जाते हैं कि जैसे कि जो मायके का जो कुत्ता अगर हमें सामने से मिल जाए तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। वो जो कहावत है वो हमें याद आ जाती है। यानी कि मायके का कुत्ता यानी कि भाई जो औरत होती है उन्हें अपने मायके की हर एक चीज़ उन्हें अच्छी लगती है, इसीलिए यहाँ कुत्ते का एग्जाम्पल दिया गया है। સાન માર્કો નજીક જ છે ડોજીસ પેલેસ। સ્થાપત્ય કલાનો અત્યંત કમનીય મોહક નમૂનો। ઉપરની કાંગરી, 2 માળ વચ્ચેની કમાનો અને આખી દિવાલ પરની કોતરણી એટલી બધી નાજુક અને કલામય છે, બારીક કામગીરીની લેસ સાથે તેને સરખાવાય છે। આ મહેલમાં મધ્યયુગના પુષ્કળ સરસ ચિત્રો છે। 40x25 કે 28ની સોનેરી કલાત્મક ફ્રેમમાં મળેલા ચિત્રો છતમાં હોવા તે નવી વાત લાગે, પણ યુરોપમાં બધા જ સંગ્રહાલયોમાં આ જોવા મળે। ચિત્રોના રંગો જાણે હમણાં જ રંગાયા હોય એવા સરસ ચમકતા ટીસો, ટિન્ટોરેન્ટો અને વેરોનીજી પ્રખ્યાત ચિત્રકારો ગણાય છે। મધ્યયુગીન ચિત્રોમાં 40% ઈસુ અને બાઇબલની સુવાર્તાના પણ, સાથે જ બીજા 40% યુદ્ધના જનોની ચીર યુદ્ધ શ્રદ્ધાની પંક્તિ યાદ આવ્યા વગર ન રહે। ડોજીસ પેલેસમાં એટલા ચિત્રો છે, એવા સુંદર છે કે તે નિરાંતે માણવા અઠવાડિયું જોઈએ। આપણે તો 2 કલાકમાં નીકળી જવું પડે। ચિત્રોને અને ચિત્રકારોને અન્યાય કરીએ છીએ તેમ થાય, પણ એક રાત રહેવાના માત્ર સુવાના 300 રૂપિયા ખર્ચવા પડે ત્યાં વધારે રહેવું કેમ? यानी इस पैराग्राफ के अंदर लेखिका ने सान मार्को के जो नज़दीक एक डोजिस पैलेस है उसकी बात की है। कहते हैं कि वो स्थापत्य कला का अत्यंत रमणीय और मोहक वो नमूना है। कहते हैं कि उसकी जो कला कारीगरी है, कहते हैं कि 2 माले के बीच में जो कमान और पूरी जो दीवार पे उन्होंने जो चित्रकारी की है वो इतनी नाजुक और कलामय है। कहते हैं कि उसकी तुलना लेस के साथ होती है। इस महल के अंदर मध्य युग के बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा चित्र आए हुए हैं। वो लगभग 40x25 के या 28 की सोनेरी कलात्मक फ्रेम में मड़े हुए ये जो चित्र हैं और वो छत के अंदर लगे हुए, वो एक नवाई की बात है। कहते हैं कि यूरोप के अंदर सभी संग्रहालयों में इसी प्रकार के चित्र देखने को मिलते हैं।
और उनके जो रंग है वो ऐसे लगते हैं कि जैसे अभी ही उसमें रंग भरे हो। कहते हैं कि वहाँ के टीसो, टिंटोरेंटो और वेरोनीजी प्रख्यात चित्रकार माने जाते हैं। मध्य युग के चित्रों में 40% यीशु और बाइबल की कहानियों के और साथ में दूसरे 40% युद्ध के जो चित्र हैं वो बने हुए हैं। और कहते हैं कि ये सब देखकर अहो जनोनी चिर युद्ध श्रद्धा की जो पंक्तियां हैं वो याद आए बगैर नहीं रहती। डोजिस पैलेस के अंदर इतने ज़्यादा चित्र हैं और इतने सुंदर हैं कि उसको देखने के लिए कहते एक सप्ताह चाहिए, लेकिन हमारे यानी कि हमें 2 ही घंटे में निकलना था, इसीलिए हमें ये लग रहा था कि हम इन चित्रों के और चित्रकारों के साथ अन्याय कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक रात रोकने के लिए यानी कि एक रात रहने के लिए सिर्फ सोने के लिए 300 रुपये खर्च जो करना होता था वो हमारे पास उसकी ज़्यादा सहूलत नहीं थी, यानी हम वो 300 रुपया खर्च कर पाए ऐसी स्थिति हमारे पास नहीं थी। ઇટાલી કલાભૂમિ છે। શિલ્પ, સ્થાપત્ય, સંગીત અને ચિત્રકામમાં તેની પાસે વિપુલ સંપત્તિ છે। વેનિસમાં ઠેક ઠેકાણે અમે ચિત્રકારો જોયા। પોર્ટ્રેટ પેઇન્ટિંગનો ભરપૂર શોખ। સામે બેસીને પોતાનો સ્કેચ દોરાવનારા ઘણા હતા। એક સુંદર લાવણ્યમયી યુવતીનો આવો સ્કેચ અડધા પોણા કલાકમાં દોરાતો અમે જોયો। આ લાવણ્યમય યુવતીને જોતા ડેસ્ડેમોનાનું સ્મરણ થયું। આમે વેનિસ, ડેસ્ડેમોના અને ઓથેલોની પ્રણયભૂમિ। મહાકવિ શેક્સપિયરની આ અમર શોકાંતિકાનો અંત સાયપ્રસમાં છે, પણ પ્રારંભ અને પ્રણયભૂમિ વેનિસ છે। અચાનક એકવાર મુંબઈમાં ઓથેલો ફિલ્મ જોવાની તક મળી ગઈ હતી। તેના ભાવવાહી દ્રશ્યો એક પછી એક મનઃચક્ષુ સમક્ષ ઉભરાવા લાગ્યા। શંકાનું વાદળ ઊભું કરતો ઇયાગો, તેના જેવું ક્રૂર ખલપાત્ર જગત સાહિત્યમાં કદાચ બીજું નહીં હોય। છેલ્લે રૂમાલની સાબિતી પર શંકા દ્રઢ થતાં ઓથેલોના પ્રણયભીના અંતરમાં તુમુલ ઘમસાણ મચે છે, ત્યારે પ્રતિકરૂપે પ્રચંડ સમુદ્ર તાંડવ મૂકી ફિલ્મી કલાકારોએ અદ્ભુત સૂઝ દાખવી છે। તે દૃશ્ય ભૂલું ભૂલાય નહીં તેવું છે। ઓથેલો જેવો વીર થોડીક ગફલત અને થોડીક ઉતાવળમાં કહે છે કે હરણી જેવી નિર્દોષ, પવિત્ર અને રૂપના અંબારસમે ડેસ્ડેમોનાની ક્રૂર હત્યા કરી બેસે છે, પણ છેવટે તેને આપણું અંતર માફ કરે છે, કારણ તેને સત્ય સમજાય છે ત્યારે તે ત્વરિત પોતાનું પણ બલિદાન આપી દે છે। ખંજર હુલાવી તે ડેસ્ડેમોનાના શબ પર જ ઢળી પડે છે, ત્યારે ઓથેલો ક્રૂર હત્યારો મટી અમર પ્રેમી બની જાય છે। તે કરુણાંત કથાનું પરમ સાફલ્ય આપણા અંતરને હલાવી જાય છે। વેનિસની શેરીઓમાં શોક અને પશ્ચાતાપ ઘેરા ઓથેલોના अंतिम शब्दों जाने पड़ गए थे। इस पैराग्राफ में लेखिका ने इटाली की जो कलामय भूमि है उसका वर्णन किया है। कहते हैं कि शिल्प, स्थापत्य, संगीत और चित्रकाम में कहते कि इसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है। वेनिस के अंदर कई जगहों पर हमने कई ऐसे चित्रकार देखे हैं जिन्हें पोर्ट्रेट पेंटिंग का भरपूर शौक होता है। कहते हैं कि सामने बैठकर अपना जो स्केच बनवाने वाले ऐसे कई लोग मैंने देखे हैं। कहते हैं कि एक सुंदर युवती को जो खूबसूरत थी उसे अपना स्केच आधे या पौने घंटे में बनवाते हुए हमने देखा है। कहते कि इस सुंदर युवती को, लावण्यमयी युवती को देखकर हमें डेस्डेमोना का स्मरण हो आया। कहते कि वैसे ही ये जो वेनिस की जो भूमि है वो डेस्डेमोना और ओथेलो की प्रणय भूमि है।
महाकवि शेक्सपियर की ये अमर शोकांतिका जो अंत है वो साइप्रस में है, लेकिन प्रारंभ और प्रणय भूमि तो वेनिस ही है। कहते हैं कि अचानक एक बार जब वो लोग मुंबई आए थे तो वहाँ मुंबई में उन्हें ये जो फिल्म है वो देखने की उनको तक मिल गई थी। कहते हैं कि इसके भाववाही जो दृश्य हैं वो एक के बाद एक आंखों के सामने इस प्रकार उभरने लगे कि कहते हैं कि शंका के जो बादल हैं वो खड़े करने वाला जो यागो है, कहते हैं कि उसके जैसा क्रूर खलनायक जगत या साहित्य में कहीं दूसरा नहीं होगा। कहते हैं अंत में कहते हैं कि रुमाल की जो साबिती पे, यानी कि अंत में रुमाल की सबूत पर जो शंका है वो दृढ़ होने से ओथेलो का जो प्रणय बिना जो हृदय है वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हलचल मचाता है। और उस समय कहते हैं कि प्रतीक रूप वो प्रचंड समुद्र के अंदर तांडव करने वाले ये जो फिल्मी कलाकार जो है उन्होंने अपनी अद्भुत सूझ यानी अपनी जो युक्ति है वो उन्होंने बताई है। ये जो दृश्य है वो कभी भी भुला नहीं सकते ऐसा था। कहते हैं कि ओथेलो जैसा वीर कभी भी ये जो गफलत या थोड़ी कहते हैं हड़बड़ी में इस प्रकार हिरन जैसी निर्दोष पवित्र और रूप रूप के अंबर जैसी डेस्डेमोना की जो क्रूर हत्या कर बैठता है, लेकिन अंत में जब उसे जो सत्य है बराबर वो उसे वो समझाता है, यानी उसे जब सत्य हकीकत पता चलती है तो वो तुरंत ही अपनी भी जान दे देता है, अपना बलिदान दे देता है। और इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो हृदय है उसे माफ़ करता है। कहते हैं कि खंजर अपने पेट में डालकर वो अपनी जान दे देता है और डेस्डेमोना है उसके शव पर वो गिर पड़ता है। और उस समय कहते हैं कि ओथेलो जो है वो कहते हैं क्रूर जो हत्यारा वो ख़त्म होकर एक अमर प्रेमी बन जाता है। कहते हैं कि ये जो करुण कथा का जो परम जो सफलता है वो हमारे हृदय को भी हिला देने वाला है। वेनिस की गलियों में शोक और पश्चाताप से भरे ओथेलो के जो अंतिम शब्द हैं वो हमें आज भी सुनाई देते हैं। ऑफ वन दैट लव नॉट wisely but too well, of one not easily jealous but being wrought, perplexed in the extreme, of one whose hand, like the waves Judean, threw a pearl away, threw a pearl away. એ શબ્દો વાગોળતા અને ઓથેલોના નિશ્વાસ સાથે અમારો નિશ્વાસ ભેળવતા અમે રિયાલ્ટો બ્રિજ પહોંચ્યા. શેક્સપિયરે આનું વર્ણન કર્યું છે. આ પુલ પરથી ગ્રાન્ડ કેનાલ પરના બંને તરફના મકાનો સુંદર રીતે દેખાય છે. જુદી જુદી બાંધણીના રૂપાળા મકાનો છટાથી પાણીમાં ઊભા છે. સી એમની છટા બાંધણી એવી મોહક, એક જુઓ ને એક ભૂલો, એકબીજાથી ચડિયાતા જ લાગે, જાણે મય દાનવ જેવા અનેક સ્થપતિઓ અહીં સ્પર્ધા માંડીને બેઠા હશે. ગ્રાન્ડ કેનાલ પરના બધા જ મકાનો ભવ્ય છે, પણ વેનિસના બધા જળમાર્ગો પર સુંદર બાંધણીના મકાનો છટાથી પાણીમાં જ ખડા હોય તેમ દેખાય છે. પ્રકાશમાં તેના પ્રતિબિંબ એક અનોખી શોભા રચે છે. તેનું સ્થાપત્ય તેની જાહોજલાલી અને સુરુચિની સાહેદી છે. ભારે શ્રીમંત નગરી હશે તે સહેજે સમજાય. એક કાળે તે ગુલામો અને તેજાનાના જબરદસ્ત व्यापारનું मथक હતું. यानी इन लाइनों का जो अनुवाद है वो इस प्रकार है
कि एक की प्यार बुद्धिमानी से नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छी तरह से एक आसानी से नहीं, लेकिन सूखा जा रहा है चरम में, जिसका हाथ है बेस जुड़ेन की तरह। एक मोती दूर फेंक दिया, एक मोती दूर फेंक दिया। यानी ये जो शब्द है वो ऑथेलो का जो निश्वास है उसके साथ हमारा भी निश्वास मिल जाता है और हम रियल्टो ब्रिज तक पहुंच जाते हैं। शेक्सपियर ने इसका वर्णन किया हुआ है। कहते हैं कि इस पुल पर से ग्रैंड कैनाल की तरफ दोनों तरफ मकान सुंदर रूप से दिखाई दे रहे हैं। यानी सभी मकान बहुत सुंदर दिखते हैं। अलग अलग जो उनकी जो बांधने की जो कला कारीगरी है वो इन सुंदर मकानों की जो छटा है वो पानी में खड़े हुए हैं ऐसे हमें लगते हैं। कहते हैं कि क्या उसकी जो छटा है, उसकी जो बांधने की जो कला कारीगरी है वो इतनी मोहक है कि एक मकान देखो और एक भूल जाओ। कहते हैं कि वो एक दूसरे से कहते हैं कि बढ़कर लगते हैं। जैसे कि मई दानव ने कहते हैं कि यहाँ पर अनेक जो स्थपति हैं यानी जो स्थापना करने वाले उनके बीच में जो स्पर्धा हो रही हो ऐसा लगता है। ग्रैंड कैनाल पर से सभी मकान वहाँ के बहुत भव्य है। कहते हैं वेनिस के सभी जो जल मार्ग है उस पर इस प्रकार सुंदर मकान जो है वो पानी पर ऐसे खड़े हो ऐसे दिखाई देते हैं। प्रकाश में उनके जो प्रतिबिंब की एक अनोखी जो शोभा है वो रच जाती है। कहते हैं कि इनकी जो स्थापत्य है जाहो जलाली सुरुचि की साक्षी है। कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे ये बहुत श्रीमंत पैसे वाली नगरी होगी, वो उसको देख के ही हमें समझ में आ जाता है। एक समय में ये गुलाम और तेजाना का जबरदस्त व्यापारिक मथक था। યુરોપની મોટાભાગની મુસાફરી અમે મારા ભાઈ સાથે કરી, પણ વેનિસ અમે એકલા આવેલા, તેથી અજાણ્યા દેશમાં ભાષાની મુસીબત તો ઠીક અનુભવ થયો। જે હોટેલમાં અમે રાત રહેવાના હતા ત્યાં મારા ભાઈએ ગોઠવણ કરી હતી તેનો માલિક અંગ્રેજીનો આંકડો ન સમજે અને અમે ઇટાલિયન ન સમજીએ। યુરોપભરમાં અંગ્રેજી ભાષા સામે નફરત, ફ્રાન્સમાં તો ખાસ ઇંગ્લેન્ડના વિરોધમાં જ આખા યુરોપમાં જમણા હાથે વાહનો ચાલે। દરેક દેશ પોતાની ભાષાનો જ આગ્રહી, છતાં બીજી ભાષા જાણે તો ફ્રેન્ચ જાણે, અંગ્રેજી નહીં। માત્ર અમેરિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકાના શ્રીમંત સહેલાણીઓની બોલબાલા। પૈસા કમાવાનું તો મોટું સાધન, તેથી ટુરિસ્ટ મથકો પર ભાંગી તૂટ્યું અંગ્રેજી બોલનારા મળી રહે। गाइड तो 4-5 भाषा बोले। यानी इस पैराग्राफ में लेखिका बताती है कि उन्होंने यूरोप की जो मुसाफिरी की थी वो उनके भाई के साथ की थी, लेकिन वेनिस में वो अकेले आए थे, वो और उनके पति। इसीलिए कहते हैं कि अनजान देश में भाषा की जो मुसीबत थी उसका उन्हें बहुत अच्छा अनुभव हुआ था। कहते हैं कि जिस होटल में उन्हें रात रहना था वहाँ रात रहने के लिए उनके भाई ने व्यवस्था की थी। कहते हैं कि उसका जो मालिक था वो अंग्रेजी बिल्कुल समझता नहीं था और लेखिका इटालियन नहीं समझते थे। यूरोप में कहते हैं कि पूरे यूरोप में अंग्रेजी भाषा के सामने नफरत थी, फ्रांस में इससे भी ज़्यादा। कहते हैं इंग्लैंड के विरोध में पूरे यूरोप में कहते हैं कि जो राइट साइड जो गाड़ियाँ हैं वो चलाते हैं। हर एक देश अपनी अलग भाषा का आग्रह रखता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये लोग अगर भाषा जानते थे तो वो थी फ्रेंच, अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते थे। सिर्फ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के जो श्रीमंत सैलानी जो यहाँ पर घूमने आते थे, कहते हैं कि पैसे कमाने का ये सबसे बड़ा साधन था। इसीलिए जो टूरिस्ट थे वो टूटी फूटी इंग्लिश बोलते थे और गाइड तो जो होते थे वो 4-5 भाषा बोल लेते थे। હોટલમાં હંમેશા પાસપોર્ટ માગે, નોંધીને પાછો આપે। ભાઈ સાથે હોય ત્યારે આ બધું વિધિ ભાઈ કરે। સામાન્ય રીતે પાસપોર્ટ પાછો આપતા
તેમ મેં જોયેલું. અહીં હોટલ માલિકે પાસપોર્ટ લઈને ટેબલના ખાનામાં મૂકી દીધો. અમે તે પાછો આપવા आग्रह राखियो. यानी कि कहते हैं कि जिस होटल में हम रुकते, कहते हैं कि ज़्यादातर जिस होटल में हम जाते वो लोग पासपोर्ट मांगते थे और फिर कहते हैं कि वो पासपोर्ट की जो डिटेल है वो लिखकर फिर वापस कर देते थे. हमारा भाई हमारे साथ था तो सारी जो विधि थी वो वही करता था. कहते हैं कि मैंने देखा है कि सामान्य रूप से जो पासपोर्ट होता है वो हमको वापस कर देते थे, लेकिन यहाँ का जो होटल मालिक था उसने पासपोर्ट लेकर अपने टेबल के ड्रॉअर में रख दिया और हमने उसे वापस देने का आग्रह किया. तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा. दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना. तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा. तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स. तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा. दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना. तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा. तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स.